नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत बार ऐसा होता है जब पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस करती है और जब पत्नी केस लगा देती है तो उसके बाद पति के विरुद्ध सम्मन निकलता है कि पति आके कोर्ट में अपना पक्ष रखे। लेकिन जब पति के पास सम्मन आता है तो वो जानबूझ के सम्मन लेने से बचने लगता है या फिर किसी अन्य कारणवश वो सम्मन को रिसीव नहीं कर पाता है और जब कोर्ट सम्मन को तामिला मान लेता है उसके बाद तो पति के विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही का आदेश कर देता है। तो जब पति के विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही का आदेश हो जाता है तो ऐसे में पति के लिए दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पति कोर्ट में हाजिर हुआ होता, अपना पक्ष रखा होता तो ऐसे में हो सकता था कि वो पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा दे और भरण पोषण देने से बच जाए। या फिर जो मान लीजिए पत्नी केस करती है तो उसमें पति की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखवाती है। पति 10,000 कमा रहा होता है तो पत्नी 50,000 लिखवाती है। तो ऐसे में जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है और उसके आधार पे एक्स पार्टी आदेश आता है तो जो बातें पत्नी बोली होती है उसी के आधार पे जज साहब को आदेश देना होता है। तो ऐसे में जहां पति का जो मेंटेनेंस लगना चाहिए था 5,000 रुपए, वो 15,000 20,000 ज्यादा रुपए लग जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पति हैं और ऐसे में आपके विरुद्ध एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की कार्यवाही हो चुकी है तो आप किस प्रकार से जो ये कार्यवाही हुई है, जो आपके विरुद्ध आदेश हुआ है, उसे रिकॉल यानी निरस्त करा सकते हैं और पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकते हैं या फिर मेंटेनेंस को कम करा सकते हैं। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है लीगल गाइडेंस फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केस। इस किताब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका भी सपना है पीसीएसजे एग्जाम को क्रैक करके जज बनने का, अब वो अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपने इस सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे आरजेएस और एचजेएस के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एचजेएस एंड आरजेएस, आरजेएस लोकल लॉ, एचजेएस लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर आरजेएस एंड एचजेएस एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और आरजेएस और एचजेएस वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे रूटीन वाइज क्लासेस भी चलती हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए 125 सीआरपीसी में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी ऑर्डर में अंतर होता है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 125 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देने से लेके जजमेंट आने तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन अभी मैं आपको आसान भाषा में और साधारण तरीके से समझा देता हूं। तो देखिए एक्स पार्टी जब प्रोसीडिंग हो जाती है उसके बाद जो कोर्ट होता है वो एक पक्षी साक्ष्य लेता है पत्नी से। अब चूंकि पति हाजिर नहीं होता है तो ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होता है और पत्नी के द्वारा दिए गए एक पक्षी साक्ष्य के आधार पर जो कोर्ट होता है वो जजमेंट सुना देता है। चूंकि पति हाजिर नहीं है तो इसके वजह से पत्नी जो भी बातें बोली होती है, जो भी बातें सबूत दी होती है, उसे कोई क्रॉस नहीं कर पाता, कोई झूठा सिद्ध नहीं कर
करता है। तो ऐसे में जो भी पत्नी बातें दी होती है, लिख के जो भी साक्ष्य दिए होती है, उसी के आधार पे जजमेंट आ जाता है। तो पति के लिए काफी बड़ी दिक्कत आ जाती है, जहां जजमेंट में आदेश खारिज होना चाहिए, यानी पत्नी का 125 सीआरपीसी का जो केस है वो खारिज होना चाहिए, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए या फिर कम मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वहां पे भी मेंटेनेंस मिलने लगता है या ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। तो यदि आपके भी विरुद्ध ऐसा ही हो गया है, आपके भी विरुद्ध एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो चुका है, तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को किस प्रकार से निरस्त करा सकते हैं, यानी रिकॉल करा सकते हैं, और उसके बाद फिर अपना सबूतों को देके और उसके बाद पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती है या मेंटेनेंस को कम करा सकते हैं। तो देखिए, जब भी 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पति के विरुद्ध एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद पति को पता चलता है कि मेरे विरुद्ध तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गया है, तो इसके बाद पति को तुरंत कोर्ट में जाना चाहिए। तो देखिए, 125 सीआरपीसी की जो भी प्रक्रिया है वो 126 सीआरपीसी में बताई गई है, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर जो विपक्षी है वो जानबूझ के न्यायालय नहीं आ रहा है, नोटिस को तामील नहीं कर रहा है या फिर नोटिस देने से बच रहा है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है वो उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही का आदेश कर सकती है और एक पक्षी आदेश दे सकती है। लेकिन अगर एक पक्षी कार्यवाही का आदेश हो जाता है और उसके 90 दिनों के भीतर जो विपक्षी है वो न्यायालय में हाजिर होता है और उसके अच्छे आचरण होते हैं और वो एक उपयुक्त कारण बता देता है, यानी कोई ऐसा ठोस कारण बताता है जो जेन्युइन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो न्यायालय नहीं आ रहा था और न्यायालय नहीं आ पाया, जिससे कि उसका आदेश हो गया है, तो ऐसे में यदि वो रिक्वेस्ट न्यायालय से करता है उचित कारण देके कि जो एक पक्षी कार्यवाही का आदेश हुआ है उसे निरस्त कर दिया जाए, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं और फिर दोनों पक्षों से सबूत लेंगे, दोनों पक्ष जो है वो जिरा करेंगे यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद जजमेंट आएगा। तो ये सारी प्रक्रिया 126 सीआरपीसी में दी गई है। तो यदि आपके भी विरुद्ध 125 सीआरपीसी में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाता है, तो इसके बाद आपको न्यायालय में जाना है और जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास करना है, आपको 90 दिनों के भीतर ही पहुंच जाना है। अगर आपको लेट हो जाता है तो कल के वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें मैंने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उपयोग करके बताया था कि किस प्रकार से जब समय समाप्त हो जाता है, जो निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी है, उसके बाद अगर आप कोई प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, कोई आवेदन देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको लेकिन प्रयास करना है कि आपको 90 दिनों के भीतर ही पहुंच जाना है और उसके बाद रिकॉल एप्लीकेशन देना है। अपने रिकॉल एप्लीकेशन में आपको जो भी बातें हैं वो लिख के देनी है और किस कारण से आप न्यायालय नहीं आ रहे थे, क्यों आप न्यायालय नहीं आ पाए, ये सारी चीजें दर्शित करनी है और न्यायालय को एक उपयुक्त कारण बताना है। अगर न्यायालय को आप उपयुक्त कारण बता देते हैं जिससे कि आप न्यायालय नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसे में जो भी आपकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हुआ है न्यायालय उसे रिकॉल कर देगा, निरस्त कर देगा और फिर से अब सबूतों की प्रक्रिया चलेगी, एविडेंस का नंबर आ जाएगा। ऐसे में पत्नी से एविडेंस लिया जाएगा, आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, आपसे एविडेंस लिया जाएगा, पत्नी के वकील आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, आपके जो गवाह होंगे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट होगा, दोनों वकील अपनी अपनी बात कहेंगे और उसके बाद फिर जजमेंट आएगा। तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज भी करा सकती हैं या फिर मेंटेनेंस ज्यादा जहां हो जाना चाहिए था वहां कम करा सकती है। ये सारी चीजों का फायदा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में आशा करता हूं इस सारी जानकारी को आप समझ चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि रिकॉल एप्लीकेशन क्या होता है, किस प्रकार से लगाना होता है, कब लगाना होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है या फिर किसी कानूनी समस्या से आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।